हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021 माह नवंबर असाइनमेंट ये 4 है, कक्षा 12वीं का है, अर्थशास्त्र का पेपर। तो ये आज हम आपको पूरी तरीके से बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला नंबर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बंद अर्थव्यवस्था के आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए उसका उत्तर दिया हुआ है। ये बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक गतिविधियां देश की सीमा तक ही सीमित रहती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसी स्थिति में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश के सामने ना तो आयातों के भुगतान की समस्या होती है और ना ही निर्यातों से प्राप्त होने वाली आय की समस्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी ऋण ना तो लिया जाता और ना दिया जाता। ऐसी दशा में बंद अर्थव्यवस्था के आय के चक्रीय प्रवाह के निम्न 4 घटक होते हैं। पहला घटक इसमें दिया हुआ पारिवारिक आय। परिवार के सदस्य उत्पादन के साधन के स्वामी होते हैं और वह उत्पादन क्षेत्र का अपनी सेवाएं प्रदान कर आय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवारों को तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय अथवा आय स्थानांतरण के रूप में आय के प्रवाह होता है। अतः पारिवारिक आय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संसाधन का पुरस्कार, दूसरा है सरकार द्वारा सेवाओं पर व्यय एवं 7 नंबर दिया हुआ है राज्य आय का स्थानांतरण। प्रभावों से प्राप्त आय परिवार उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं क्रय करने के लिए व्यय करते हैं। यह आय का कुछ भाग करों के रूप में सरकार को देते हैं और शेष बचत को पूंजी बाजार में प्रवाहित कर देते हैं। कुल मिलाकर परिवार अपनी आय का उपभोग कर और बचत के रूप में प्रवाहित करते हैं। दूसरा नंबर हमारा दिया हुआ है उत्पादन क्षेत्र की आय। उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकार को विक्रय कर के रूप में आय प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में अनुदान एवं सहायता के रूप में भी आय प्राप्त होती है। साथ ही पूंजी बाजार से भी विनियोग के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके विपरीत उत्पादन क्षेत्र में आय का प्रभाव परिवारों, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों एवं पूंजी बाजारों को होता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ आय सरकार की आय का प्रभाव परिवारों, उत्पादनों, क्षेत्रों तथा पूंजी बाजार की ओर होता है। राज्य की ओर से परिवार को होने वाले आय प्रभाव सामाजिक सेवाओं के व्यय आय हस्तांतरण के रूप में होता है। उत्पादन क्षेत्र की ओर आय का यह प्रभाव वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय तथा उत्पादन क्षेत्र को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में होती है। इसके साथ ही राज्य की बचतें हैं पूंजी बाजार की ओर प्रवाहित होती है। इसके विपरीत राज्य की ओर आय का प्रवाह भी होता है। राज्य की आय का प्रवाह यातायात कर, उत्पादन क्षेत्रों के कर तथा पूंजी बाजार के कार्यों से प्राप्त आय के रूप में होता है। चौथा नंबर पॉइंट दिया हुआ पूंजी बाजार से पूंजी तात्पर्य से उस वित्तीय संस्था से जो बचतें एकत्रित कर उत्पादन कार्यों के लिए प्रवाहित करता है। पूंजी बाजार से आय का प्रभाव व्यक्तिगत बचतों, व्यावसायिक बचतों एवं राज्य की बचतों से होता है और पूंजी बाजार से बचतों का प्रभाव उत्पादन क्षेत्र में विनियोग एवं राज्य को प्रदान किए जाने वाले ऋण के रूप में होता है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व समझाइए। आय के चक्रीय प्रवाह से आशय, मुद्रा एवं पदार्थ तथा सेवाओं के निरंतर प्रवाह से है। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए फर्म पहले आय सृजित करती है, तत्पश्चात यह आय परिवारों में साफ सेवा प्रदान करने के लिए वितरित की जाती है और अंत में वही आय फर्मों के पास वापस आ जाती है। यही आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। चक्रीय प्रवाह का महत्व दर्शाने वाले प्रमुख बिंदु देखिए दिए हुए हैं। पहला इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय आय का अनुमान। देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन बहुत उपयोगी है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान। इसके द्वारा हमें यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं। अगला तीसरा पॉइंट दिया हुआ है मौद्रिक नीति का महत्व। चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनिमय की समानता से दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति के महत्व को स्पष्ट करती है। चौथा पॉइंट दिया हुआ राजकोष की नीति का महत्व। चक्रीय आय प्रवाहों के अध्ययन के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोष की नीति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। पांचवा नंबर पॉइंट दिया हुआ असंतुलन की समस्या का अध्ययन। चक्रीय प्रभाव के द्वारा असंतुलन के कारण तथा उनके दूर करने के उपाय का अध्ययन किया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ राष्ट्रीय आय बराबर वेतन एवं मजदूरी प्लस किराया अपन लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज। ये देखिए आपको दिया हुआ है 30,000, 10,000, 10,000, 10,000।
तो हो गया है 60 करोड़। अगला देखिए राष्ट्रीय आय दिया हुआ है 60 करोड़ पूरा दी हुई। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का भुगतान लगाते समय की जाने वाली सर्वाधिक सावधानियों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ। स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन में रखे हुए भाग को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। दूसरा, उत्पादन के स्वयं में के भवन का आरोपित किराया निजी अंतिम उपयोग का एक भाग होता है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला तीसरा पॉइंट दिया मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चौथा है हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगार भत्ता आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। पांचवा है पुराने माल पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। छठवां है अंशों, ऋणों, पत्रों, बैंकों जमाओं, बचत प्रमाण पत्रों पर किए गए विनियोगों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। सातवां, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध प्रत्यक्ष करों को हटा दें तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वां पॉइंट दिया हुआ, यदि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन से ही में गिरावट व्यय को घटा दें तो साधन पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ हमारा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP तथा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-FC में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाजार मूल्य पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद देखिए दिया हुआ है। विशुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापा जाता है, तो उस माप को बाजार कीमतों पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात बाजार मूल्य पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद का आशय एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से है। अर्थात बाजार मूल्य पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर एक देश की सीमा के भीतर एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। इसे बाजार कीमतों पर भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों में प्राप्त विशुद्ध साधन आय को घटाकर भी निकाला जा सकता है। NDP-MP बराबर NNP-MP माइनस NFI। साधन लागत पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों को देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो सकल आय प्राप्त होती है उसे ही साधन लागत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उत्पादन के साधनों को यह आय मजदूरी, वेतन, किराया, ऋण लाभ एवं स्वनियोजित की मिश्रित आय के रूप में प्राप्त होती है। अतः साधन विशुद्ध लागत पर घरेलू उत्पाद एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादन के सभी संसाधनों को एक लेखा वर्ष में प्राप्त कुल आय। NDP-FC बराबर NNP-FC माइनस NFI ए, जहाँ पर देखिए NDP-FC माइनस साधन लागत पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद। NNP-FC बराबर साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय आय। NFI पर बराबर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के असाइनमेंट 4 के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर फ्रेंड्स आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता पाए कि हमने कौन सा वीडियो डाला है, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।